बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैलेंट हंट। मैं हूं आयशा रफ़ीक। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत और आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुदरत ने हमें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ औक़ात हम उन सलाहियतों का इस्तेमाल उस तरह से, उस अंदाज में नहीं कर रहे होते। इसके बरक्स हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुदरत ने किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी, आप कह सकते हैं कि सलाहियत से या उससे महरूम रखा है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस माशरे का अहम सरमाया हैं। वो ना सिर्फ़ इस माशरे का अहम सरमाया है, बल्कि वो जिस तरह से अपने उस महरूमी के बावजूद इस माशरे को दे रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं, उनको सराहना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो देख तो नहीं सकती, लेकिन वो ख्वाब ज़रूर देखती हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनका तारुफ़ करवाती हूँ आपसे। मेरे साथ मौजूद हैं जी सुंबल सरवर साहिबा। आप एमफिल कर रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद एयर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। उनसे मिलते हैं और उनके सफ़र की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सुंबल, खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, खुदा का शुक्र। अच्छा सुंबल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आप पैदाइशी तौर पर बसारत से महरूम हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ा, आपने नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा। तो ये सफ़र, जब आपने इस अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, आपने शुरुआत की, कैसा रहा? और बिलख़ुसूस इस दौरान आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने सेंट पॉल हाई स्कूल वाकेंट से मैंने मैट्रिक किया था, और ये स्कूल मैंने क्लास 3 में ज्वाइन किया था, जबकि मैं पैदाइशी तौर पर ही विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड या बसारत से महरूम, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, मैं थी। लेकिन उस वक्त एक तो वाकेंट के अंदर किसी भी स्कूल का जो ख़ास तौर पे ब्लाइंड बच्चों के लिए हो, अब तो स्कूल्स हैं, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ अर्ली 1990s की। उस वक्त पे स्कूल अवेलेबल नहीं थे स्पेशल बच्चों के, वाकेंट और टेक्सला में। तो इसलिए एक इंग्लिश में कहावत भी है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक इन्वेंशन ही समझूंगी मैं कि ये स्टेप लिया मेरे पेरेंट्स ने और कुछ और हमदर्द लोगों ने, कि ये मुझे मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर ही एजुकेशन दिलवाना शुरू किया गया। ये एक, मैं अगर आप मुझसे कहें कि ये मैं 10-5 मिनट में एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा है। लेकिन इस अरसे में जिन लोगों ने ख़ास मेहनत की, जिन्होंने उस वक्त मेरे लिए सोचा जब मैं अपने लिए सोच नहीं सकती थी, तो उसमें सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मदर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस लिहाज से कि उन्होंने एक तो ब्रेल खुद सीखकर फिर मुझे सिखाई। दूसरे नंबर पे मेरे साथ मेरी बुक्स को रीड आउट करना, ब्रेल में या ऑडियो में इतनी किताबें अवेलेबल नहीं होती थी। ये सारी टेक्नोलॉजी वो है जो ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, ब्रेल भी और ऑडियो भी। ब्रेल एक ऐसा मीन्स, एक ऐसा ज़रिया है जिसमें उभरे हुए अल्फाज के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो मेरी मदर ने मेरे लिए बुक्स पढ़ना, नोट्स लिखना स्कूल के, वो शुरू किया। मेरे फादर की पूरी सपोर्ट रही। मेरी बहन उस वक्त छोटी थी, तो वो उस तरह से तो पढ़ने लिखने के मामले में सपोर्टिव उस तरह हो नहीं सकती थी, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटी है। लेकिन ये सिलसिला चला, और फिर ख़ास कुछ लोग थे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, उनके वालिद साहब, मेरे प्रिंसिपल के वालिद साहब जनाब बरकत हयात साहब, मैं आज भी याद करती हूँ कि उन्होंने मेरे में वो पोटेंशियल देखा जिसका मुझे भी नहीं पता था। और मेरे प्रिंसिपल, मेरे स्कूल के टीचर्स, इसके अलावा कुछ और नाम, स्वीडन से एक खातून का हमारे साथ कुछ अरसे तक ताल्लुक़ रहा, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के लिए आई थी, लेकिन उनकी बहन खुद बसारत से महरूम थी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के काम के साथ साथ मुझे वक्त दिया, मुझे सिखाया कि मैंने वाइट केन के साथ कैसे चलना है। और उन्होंने दरअसल ये हौसला दिया कि हमारे मुल्क में तो सब बच्चे एक ही जैसे स्कूल में जाते हैं, तो ये भी जा सकती है, आप बस इसको थोड़ा सा अकोमोडेट करें। तो ये सारा कुछ चलता रहा, और मुश्किलात बहुत सारी थी, इसमें कोई शक नहीं। मुझे ब्रेल ज़्यादा नहीं आती थी, मैं ज़्यादा लिख नहीं सकती थी, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। रीडिंग के लिए मुझे किसी ह्यूमन गाइड की
ज़रूरत पड़ती थी जो मेरी मदर ने की। लेकिन जहाँ इसके ये कुछ चैलेंजेस थे वहाँ इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने मेन स्ट्रीम में compete करना सीखा, सही। मुकाबला करना सीखा मुझे, ताकि ये जो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जो देख सकते हैं, ये खेलते हैं, सिंगिंग करते हैं, टैबलोज़ में हिस्सा लेते हैं, जो कुछ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, हर एक चीज़ में मेरे स्कूल ने मुझे कभी नहीं रोका, तो हर एक चीज़ ने मुझे सुंबल हिस्सा कतर लिया। कलामी की माजरत चाहती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने एक मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर दूसरी एक तरफ आप थी, दूसरी तरफ जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस दौरान आपको लाइक होता है ना कि इंसान को मुश्किलात पेश आती हैं जी या हाँ। उसके अंदर एक एहसास महरूमी उभरता है, जी हाँ। तो आपके साथ कोई ऐसा सिलसिला पेश आया? वाक़यात थे। बच्चे जो हैं ना जब छोटे होते हैं, हम जब बच्चे सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा हार्ड टू हैंडल क्राउड होते हैं, वो नहीं समझ सकते बिल्कुल। कि हम इसके साथ क्यों हमदर्दी करें, ये हमसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, नज़र नहीं आता इसे, हम इसके क्यों दोस्त बने। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ बहुत दोनों तरह के लोग थे, और मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लास फेलोज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो वो वक्त आते थे, पैचेस होते थे, डार्क पैचेस हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन वो वक्त भी गुजरा, वो वक्त मेरे अच्छे फ्रेंड्स, टीचर्स, माँ बाप और बहन की सपोर्ट की वजह से वो वक्त गुजर गया। तो वो वक्त आता ज़रूर था लेकिन गुजर गया, मैं ये कहूँगी। ऑलराइट। अच्छा, काश मैं लौट जाऊँ एक बार फिर से बचपन की वादी में, जहाँ ना कोई ज़रूरत थी, ना कोई ज़रूरी था। आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएँ, इस महरूमी के साथ, बसारत से महरूमी के साथ, आपके चाइल्डहुड में आपको ऐसा क्या लगता था कि लाइक आपके जब आप दूसरे बच्चों को देखती थी या जब आप कम्पीट कर रही थी, आप अपनी तालीम हासिल कर रही थी, इसके साथ-साथ आप मेन स्ट्रीम स्कूल में जाती थी। होता है इंसान के दिल में ना एक फीलिंग्स आती हैं कि यार मेरे साथ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता था कि मेरी सबसे बड़ी इस वक़्त, इस लम्हे क्या ज़रूरत है, जो दूसरों को आप ये चाहती थी कि दूसरे इसको चेंज करें? जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूँ चाइल्डहुड, बहुत अगर छोटे बचपन की, बहुत छोटा जब दौर था बचपन का, उसकी बात करूँ तो जी छोटे-छोटे लग जाती थी, दूसरे बच्चों से शायद थोड़ी ज़्यादा लग जाती थी। सही। मेरे घर में ये था कि फर्नीचर का कोई भी हिस्सा बगैर मुझे बताए इधर से उधर नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर वो आदत से हटा दिया जाए तो पक्का है कि मैंने आके उसको बजना ही बजना है। या दरवाजे अगर खुले जो रहते हैं उन्हें बंद नहीं किया जाता था, बंद जो थे उन्हें खोला नहीं छोड़ा जाता था। ये चीज़ें हो जाती थी, कभी-कभी चोट लग जाती थी, बुरा लगता था कि ये मेरी गलती से नहीं लगी, सही। ये किसी की गलती से लगी। उसके अलावा पढ़ने की अगर बात की जाए, जी हाँ, तालीम के मैदान में ये होता था कि कई दफ़ा चीज़ें जो मुझे पढ़ना ज़रूरी होती थी वो नहीं मैं पढ़ पाती थी, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा आम नहीं थे और ऑडियो भी आपको बहुत मुश्किल से मिला करती थी। तो मेरी मदर जो है ना वो बाय प्रोफेशन नर्स थी, अभी वो रिटायर्ड है। सही, माशाल्लाह। वो इवनिंग ड्यूटीज़ में, इवनिंग शिफ्ट में रात को 9 बजे ड्यूटी करके आती। मेरे फादर भी वर्किंग हैं, वो लैब के मेडिकल लैब के इंचार्ज हैं। उन्होंने खाना बना के रखना है कि ये आएँ, खाएँ और इसके साथ फिर पढ़ा दें इसको सुबह के लिए, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स थे, वो उस तरह से पढ़ाने में वो मौजूद नहीं होते थे उस वक्त। ट्यूशन का भी इतना सीन नहीं था। मेरी मदर ने आके 9 बजे खाना खा के 10 बजे मेरे साथ बैठना है रात को, जब सारी दुनिया सोने जा रही है। 10 बजे हम पढ़ने बैठते थे और रात 2-3 बजे तक, सुबह के 2-3 बजे तक हमने पढ़ना है। उसके बाद मैंने 3 घंटे सोना है, 6 बजे उठना है सुबह और दोबारा तैयार होकर स्कूल चल पड़ना है। और मदर के पास जो हमारे जाने के बाद 2-3 घंटे होते थे, पता नहीं उसमें वो सोती थी या खाना पकाती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये उस अरसे में मुझे ये फील होता था कि जब सब बच्चे शाम को 4-5 बजे पढ़ रहे होते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रही होती। मेरे इर्द गिर्द कोई ट्यूशन अवेलेबल नहीं थी या इस तरह का उस वक्त ये माहौल, मतलब मेरे माहौल में वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो रात को बैठ के पढ़ते थे तो उस टाइम ये चीज़ महसूस होती थी कि यार सब लोग सुबह नींद पूरी करके आते हैं और मैं सोती हूँ 2-3 घंटे और फिर उठ के स्कूल चल पड़ती हूँ, ये क्या है। तो उस चीज़ से उलझन होती थी, लेकिन उसका कोई हल उस वक्त नहीं था। लेकिन खुदा का शुक्र है, इट ऑल वर्कड आउट।
बिल्कुल ऐसे ही है, वक़्त तो गुज़र ही जाता है, जैसे बिल्कुल। कैसे भी गुज़रे, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। अच्छा सुंबल साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हमने बात की अब पेरेंट्स की, हमने बात की आपके जो कोलीग्स स्टूडेंट्स थे, उस टाइम बच्चे थे स्कूल लाइफ़ में, इसके साथ-साथ अगर स्कूल के लेवल पे देखा जाए, आपने मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ा, वहाँ पर आपके साथ आपके टीचर्स का बिहेवियर कैसा था? ओवरऑल अगर देखा जाए टीचर्स आपको किस तरह से ट्रीट करते थे? क्या जो हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल के टीचर्स हैं, उनको टैकल करना आता है? किस तरह कोई एक स्पेशल बच्चा अगर उस स्कूल में आ जाए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आयशा साहिबा, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। हाँ। मेरे टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अकोमोडेशंस के बारे में या स्पेशल एजुकेशन के बारे में मालूम शायद नहीं था, सही। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अच्छी बात थी हुँ, वो ये थी कि उन्होंने अपना फोकस इस चीज़ पे रख दिया कि हुँ, ये क्या कर सकती है, इस चीज़ पे नहीं कि ये क्या नहीं कर सकती। इस बात के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हुँ, मैं ये भी कहती चलूँ कि सारे एक जैसे नहीं थे, हुँ, थे बीच में कुछ जो जिन्होंने, लेकिन टीचर्स तो टीचर्स हैं। कुछ लोग बिल्कुल थे ऐसे ही। जिन्होंने टफ टाइम भी दिया, लेकिन मेजॉरिटी मैं कहती हूँ, आप वो 10 में से 1 वाली बात है जो मैंने पहले की, लेकिन मेजॉरिटी मेरे टीचर्स उन्होंने अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर रखा कि ये क्या कर सकती है, और मेरी एग्जाम्पल्स दिया करते थे। खुदा का शुक्र है उसने मुझे मेमोरी अच्छी दी है, हुँ, मुझे चीज़ें याद होती थी घर से भी, अगर मैं पढ़ के भी आती थी, या पिछला कई दफ़ा ये होता था कि टीचर का लेक्चर सुना, उसी में से चीज़ याद रह गई, मुझसे जब सवाल पूछा जाता था मुझे जवाब आते थे। फिर सही। वो मेरी फ्रेंड्स को एग्जाम्पल देती थी और मेरी फ्रेंड्स बाद में मुझे घेर लेती थी कि तुम हमें मरवा देती हो तुम बिल्कुल। हमें मरवा देती हो। हुँ, तो मैं अपने टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चैलेंज को लिया। हुँ, ना कि उनके पास कोई इस तरह का नॉलेज था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को लिया कि हम क्या कर सकते हैं, और ये पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने इस बात की और इसको बयान किया। अच्छा सुंबल, मैं आपसे एक ये पॉइंट भी है, ये क्वेश्चन भी जानना चाहूँगी। हमने बात की टीचर्स की, हमने बात की पेरेंट्स की, प्लस हमने बात की कि जो आपके साथ कोलीग स्टूडेंट्स थे उनका बिहेवियर कैसा रहा। इसके साथ-साथ मैं जानना चाहूँगी, एक तरफ देखिए आपका फैमिली यूनिट है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपका अपना एक घर है, अपना एक खानदान है। लेकिन ओवरऑल अगर फैमिली की बात की जाए, तो वहाँ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता था जब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? स्पेशली आपने ना सिर्फ सफ़र का आगाज़ किया, बल्कि इस सफ़र में आप हाई अचीवर भी रही हैं, माशाल्लाह से आप बैरून मुल्क तालीम के लिए भी गई। तो इस सारे सफ़र में आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? ना सिर्फ वालिदैन की जानिब से, बल्कि ओवरऑल अगर एक खानदान को देखा जाए? मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हुँ, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। वो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते रहे हैं जो कुछ भी मैं करती हूँ। बड़े ख़ास तौर पे बड़े जितने हैं हुँ, वो बहुत इस चीज़ में सपोर्टिव हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं। हम करीब नहीं रहते, हुँ, हम एक डिस्टेंस है हमारे बीच में, हुँ, यानी वो एक और शहर में है, हुँ, हमारा रहना यहाँ पिंडी वाकएंड में है, उनका जो है वो पीछे बेसिकली सियालकोट है। तो वो डिस्टेंस बीच में हाइल है, लेकिन उसके बावजूद उनका इंटरेस्ट और उनकी सारी अप्रिसिएशन जो है वो रही है, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूँ अपने सब कज़न्स और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के जितने भी लोग हैं सबकी। सही। अच्छा सुंबल, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ वो आपके जैसे जो तमाम लोग हैं उनकी तर्जुमानी करेगा। देखें अमूमन एक तरफ तो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो हम दुनिया के रंगों को, ज़िंदगी के रंगों को ना सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। वो अतिया आँखें जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आप जैसे लोग हैं, आप उनकी तर्जुमानी करते हुए ये मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? अगर उसको महसूस किया जाए, आप किस तरह से देखती हैं ज़िंदगी के रंगों को अपने हिसाब से? एक और बहुत अच्छा सवाल मैं ये कहूँगी। हुँ, अम, मुझे लगता है, और मेरी उम्मीद है कि दूसरे लोग एग्री करेंगे मुझसे जैसा कि आप कह रही हैं। हुँ, सबसे पहले ज़िंदगी खुदा का एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है, बिल्कुल। बहुत ही बेशक। अनमोल तोहफ़ा। हुँ, और इसको अगर हम इस चीज़ में वेस्ट करें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और मैं ये बात करते हुए मैं इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती, या मैं कभी हुँ, डिप्रेस नहीं होती, या मुझे कमियों का एहसास नहीं होता, या मुझे कोई शिकायत नहीं है। हुँ, ये बात नहीं है। ये जो बात करे वो तो या तो बहुत अज़ीम इंसान है, या फिर हुँ, इंसान से ऊपर की कोई चीज़ है। मैं बिल्कुल एक ऐसे ही है। आम इंसान हूँ, हुँ, बिल्कुल जैसे आप लोग हैं। हुँ,
लेकिन ये बात याद रखने की है कि ज़िंदगी सबसे पहले तो एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है जो खुदा ने दिया है। इसकी सबसे पहले तो कदर इस बात पे होनी चाहिए कि देखें हम जिंदा हैं, हम में लाइफ है, और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे ज़िंदगी मेरे ख्याल से चैलेंज का नाम है। बिल्कुल। हर कदम, हर मोड़ पे आपके सामने चैलेंज होता है। आसान नहीं है ज़िंदगी, मुझे नहीं लगता किसी की भी लाइफ आसान है। आप इसको डिसेबिलिटी के साथ रिलेट कर लें, बगैर डिसेबिलिटी के भी देख लें, ज़िंदगी आसान नहीं है ही नहीं। इट्स नॉट मेंट टू बी ईजी, इट्स जस्ट नॉट मेंट टू बी ईजी। तो ज़िंदगी चैलेंज है, और हम अगर चैलेंज लेते रहें, एक्सेप्ट करते रहें, तो ज़िंदगी चलती रहेगी। और अगर नहीं लेंगे तो फिर रुक जाएगी, और रुकने का नाम गाड़ी नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। डेफिनेटली ऐसा है, लाइफ इज़ अ चैलेंज एक्सेप्टेड। ज़िंदगी बिल्कुल भी किसी के लिए आसान नहीं होती, हमें ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने का शर्फ और ज़र्फ अपने अंदर डालें, तो बेशक कुदरत भी आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगी। सुंबल साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेशक हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, नशेब व फराज आते हैं। इस सारे सफ़र में जो आपने तय किया अब तक, इसमें सबसे संगीन लम्हा कौन सा था? एक नहीं है एक नहीं है, मैं एक को नहीं स्पेसिफाई नहीं कर सकती। देखें, लेकिन होता है ना कि आपको जब लगे कि आपको ऐसे लगे कि चारों तरफ से ना घेर लिए हाँ, मुश्किलात ने, और ऐसे लगे कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, कुछ बिल्कुल, थम सा गया है। तो ऐसे, इस तरह की महसूसात और इस तरह का एक बिल्कुल, तल्ख़ तरीन संगीन लम्हा कौन-सा था? और हाँ। उस लम्हे में अगर कोई आपके जैसा बंदा या बंदी डूबा हुआ है, या उस कैफ़ियत का शिकार है, या उस अज़ियत से दो चार है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? अम, मशवरे देना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मामलात में, लेकिन मैं ये कहूँगी, लेकिन बिल्कुल है। कभी-कभी ना हमारी एक हाँ, बात दूसरे का हौसला बन बिल्कुल, जाती मैं है। ये इस बात को बहुत इसी चीज़ से रिलेट हुँ, करना चाहूँगी कि जब मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने थे, हुँ। तो मैट्रिक हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ने डेफ़िनेटली, वाले बच्चों की लाइफ में। डेफ़िनेटली ऐसे है। तो जब मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने थे, तो मुझे अपने लिए एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग राइटिंग असिस्टेंट का इंतज़ाम करना था, जो बोर्ड की शर्त के मुताबिक 8वीं की लड़की होनी चाहिए। हुँ, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कोई ऐसी बच्ची जो अच्छा लिखे, याद कुछ ना करे, मेरे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के थे, सही। याद कुछ ना करे, वो मेरा काम है, लेकिन लिख अच्छी तरह दे। हुँ, उस अरसे में एक बच्ची को ढूँढा गया, उसके साथ मैं अब आज भी उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आमना नाम था उसका, अगर वो सुनती है ये, हुँ, किसी तरह उस तक पहुँचे। वी लॉस्ट टच ओवर द ईयर्स, हुँ, लेकिन मैं नहीं भूली। वो टाइम टफ था कि मैंने पढ़ना है, उसको लिखवाना है, उसने लिखना है, कोई मसला ना बने। वो एक परेशानी, अजीब-सी परेशानी थी हुँ, कि कैसे होगा, क्या होगा? हुँ, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मैट्रिक करनी है या आगे एफए, एफएससी या किसी भी लेवल पे, उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं गुज़री हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारे लिए हुँ, एग्ज़ाम्स में पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राइटर ढूँढना, कि हुँ, कोई अच्छा राइटिंग असिस्टेंट मिले। तो डेफ़िनेटली। वो एक वक़्त था फिर सॉरी। इसके अलावा मेरे कॉलेज में जब मैं नई-नई गई थी, तो थोड़ा टफ़ टाइम मुझे मिला था। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, सब लोग नए थे, और एक टीचर ने बहुत सख्त वक्त मुझे दिया, हुँ, जिनका ये ख्याल था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। हुँ, तो वो नहीं रुकी, 3-4 महीने ही उन्होंने हाँ, पढ़ाया था। लेकिन उन 3-4 महीनों में भी मुझे बार-बार ये फ़ील कराया जाता था कि आप के साथ कोई मसला है और आपसे नहीं होगा। लेकिन उसका रिवर्स इफ़ेक्ट हुआ, मैंने ज़्यादा मेहनत की, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे लम्हे हैं इस तरह के। अम, दोस्तों से दूरी, कभी हाँ, किसी प्यारे को खो देना, ये सब है। कहना मैं सिर्फ़ यही चाहूँगी कि ज़िंदगी जब तक चल रही है, रुकती नहीं है, हुँ। और वक़्त एक मरहम है, और कई दफ़ा आपके सामने चैलेंजेस आते हैं और आपको उनको रिवर्स करना पड़ता है अपने एक्शन से। तो डेफ़िनेटली ऐसे ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, वक़्त सबसे बड़ा ना सिर्फ़ मरहम होता है, बल्कि वक़्त एक बहुत बड़ा बज़ाते खुद उस्ताद भी है, जो कि हमें बहुत सी चीज़ें सिखा रहा होता है। सुंबल साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप खुद भी शोबा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, आप एक टीचर भी हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की संगदिल लम्हों के हवाले से, संगदिल लम्हों के बारे में। अमूमन होता ये है, मुआशरे में एक अलमिया है हमारे, कि हम लोग ना दूसरों को
अगर कोई ज़रा सा भी अच्छा काम कर रहे है तो हम उसको उस तरह से उस दर्जे पर एप्रिसिएशन नहीं देते, जितना कोई अगर ज़रा सा उसमें कोई कमी बेशी है या ख़ामी है या कोई नेगेटिव काम कर रहे है उसको हम ना उछालते हैं, और जितना हम लोग उछाल सकते हैं उससे उछालते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। स्पेसिफिकली अगर इसको मैं इससे रिलेट करना चाहूँ, जो हमारे मुआशरे के टीचर्स हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक बच्चे को इतना कोस रहे होते हैं कि एक टीचर का कोसना बच्चे को इतना इस दर्जे का अंडर एस्टिमेट कर देता है, इतना अंडरमाइन कर देता है कि बच्चा ना सिर्फ एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है, बल्कि वो एहसास कमतरी की जानिब भी चला जाता है। तो आप एक टीचर भी हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं? इसके साथ साथ अगर हम इस चीज़ को रिलेट करें कि अप्रिसिएशन इज़ द डिमांड ऑफ ह्यूमन नेचर, अगर आप एक बच्चे को थपकी दे के कह रहे हो कि यू कैन डू इट, आपको नहीं पता कि ये 2 लफ्ज़ उस बच्चे के लिए कितना हौसला अफजाई का बायस बन सकते हैं और वो कितना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखती हैं और आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी एज अ टीचर? जी, एक और बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा है। मैं इस मामले में खुशकिस्मत रही, खुदा का शुक्र है। 100% ना भी सही, लेकिन 99% मुझे ऐसे टीचर्स मिले, अब भी मिल रहे हैं, जो बहुत सपोर्टिव हैं, बड़े इनकरेजिंग हैं और थे। उन्होंने इस चीज़ पे मुझे भी फोकस करना सिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज़ पे नहीं कि क्या नहीं किया जा सकता। एज अ टीचर मैं खुद भी ये करने की कोशिश करती हूँ, सही। लेकिन आजकल तो बहुत स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की बात हो गई है। हाँ। तो इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है वैसे भी कि बच्चों को इनकरेज करके उनसे काम करवाया जाए। मुझे हमेशा से ये लगता रहा है, अभी मेरा एक्सपीरियंस तो शायद टीचिंग की दुनिया में बहुत कम है, बड़े सीनियर असातिज़ा माहिर अपनी फील्ड के मौजूद हैं, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 6-7 साल का है। तो लेकिन ये है कि मुझे ये ज़रूर इस बात का यकीन है, और बहुत से टीचर्स एग्री भी करते हैं कि बिल्कुल हौसला अफजाई करके काम किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ एक बात बहुत ज़रूरी है, टीचिंग एक 2 वे प्रोसेस होता है, डेफिनेटली। उसमें लर्नर का रोल भी है। अगर सिर्फ टीचर ही अपना इनपुट दें और बच्चे उस इनपुट को रिसीव ना करें, एडमेंट हों या अपनी तरफ से एफर्ट ना करें, तो भी बात नहीं बनती। अगर बच्चे बहुत सीखने वाले हैं लेकिन टीचर उस तरह से उनकी नीड को पूरा नहीं कर रहे, तो वो भी उस चीज़ को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए 2 वे प्रोसेस है और दोनों साइडों से बहुत एफिशिएंसी की अच्छा ज़रूरत है। सुम्बुल, मेरा ना क्वेश्चन जो था वो बेसिकली सलूकी अंदाज़े फ़िक्र पे था, लाइक रवैया जाती तर्ज पे, जो टीचर्स के अंदाज़ व अतवार होते हैं, या जो टीचिंग मेथड होता है, या बच्चों के साथ ट्रीट करने का सलूक होता है या जी हाँ। रवैया होता है। मैं उस एंगल से पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है कि लाइक जो इस तरह के हमारे मुआशरे में टीचर्स पाए जाते हैं, एक इंसान की नाकामी में, एक नाकाम इंसान के पीछे एक इस तरह के टीचर का कितना हाथ होता है, जो बहुत कि उसको ज़्यादा है। कोस रहा होता है, अंडर एस्टिमेट करके एहसास से कमतरी में धकेल देता है। देखिए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है ऐसे टीचर्स, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रोल प्ले कर देते हैं। लोग या बच्चे ख़ास तौर पे बेदिल होके, बेजार होके छोड़ सकते हैं। तो ये तो किसी के साथ भी आप करें तो ये सही नहीं है, ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है। और एक पर्सन विद अ चैलेंज होते हुए ये बात ज़रूरी है कि हमें ये इस चीज़ को शो करता है कि हमें एज अ माशरा सब्र नहीं है। तो हमें सब्र की ज़रूरत है। अगर कोई गलती कर रहा है आप उसको करेक्ट करें, प्यार से करें, वो ज़रूर करेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत खूबसूरत बात की, सब्र। सब्र के साथ साथ जब हम बात करते हैं ठहराव की, तहम्मुल की, लेकिन उसमें बात फिर वही आ जाती है कि हमारा ज़र्फ़ कितना है। ज़र्फ़ अगर वसी हो तो ये अक़दार जो है मुआशरे में खुद ब खुद परवान चढ़ते जी हैं। हाँ। सुम्बुल साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको एक स्कॉलरशिप भी मिला, बैरून मुल्क आपने तालीम हासिल की, इस सफ़र के बारे में बताइएगा। जी ज़रूर। मुझे 2020 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला था, जिसमें मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंटशिप यानी FLTA के प्रोग्राम पे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, मिशिगन, अमेरिका, 1 साल मुझे वहाँ पे गुजारने का मौका मिला। मैंने पढ़ाया भी और पढ़ा भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूँ तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज़ मैंने वहाँ पढ़े, जो कि बहुत यूज़फुल, बहुत अच्छे, अभी भी मेरे काम आ रहे हैं। और पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उर्दू पढ़ाना, वहाँ जाके अमेरिकन्स को उर्दू पढ़ाना, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ रहना, कोविड के दिन थे, कोविड उस टाइम आप
लोग जानते हैं सब कि बहुत शदीद था, बिल्कुल तब वैक्सीनेशन नहीं निकली थी। सही। तो ऐसे में जाना और एडजस्ट करना, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, खुद मूव करना ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे सिखाया, हेल्प किया कि आप वाइट केन के साथ किस तरह खुद आ जा सकते हैं, आप अपनी मोबिलिटी में कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और ब्रेल जैसा कि मुझे आती भी है, वहाँ मुझे बहुत हेल्प हुआ, एलिवेटर्स को यूज़ करना, आना जाना, तो ये सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा। और ये मेरा पहला विज़िट नहीं था, बेसिकली मैं 2016 में भी IVLP के नाम से एक प्रोग्राम है, विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, सही। उस पे गई थी और वहाँ भी मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि यूएस में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी लाइफ कैसी है, उन्हें क्या सहूलियात हासिल हैं जो हमें यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है। हमारा सफ़र जो है वो अभी शुरू हुआ है और अभी और हमें उसके लिए ट्रैवल करना है, मेहनत करनी है। डेफिनेटली। तो उस हवाले से फिर वापस आके मैंने काफ़ी वॉलंटियर वर्क भी किया दूसरे ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ, जो मेरे करीब घर के करीब एक स्कूल था जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, मोबिलिटी और एथिक्स एंड मैनर्स के ऊपर बच्चों के साथ, क्योंकि कल को उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना था, तो स्कूल्स तो हमारे मुल्क में अलहदा बनते हैं, होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। हमने आखिर में आना मेन स्ट्रीम में ही है। डेफिनेटली यही इंक्लूजन है और इसी की तरफ हमें डे वन से फोकस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली। तो उसके लिए फिर मैंने काम किया उन बच्चों के साथ और वो बहुत अच्छा था। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली की, पेरेंट्स की, उन्होंने मुझे जाने दिया, करने दिया सारा वॉलंटियर वर्क। लेकिन वो करके और अवेयरनेस सेशंस मैंने कंडक्ट करवाए डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों के साथ, साइटेड बच्चों के साथ, सही। नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ, ताकि क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला डिसेबिलिटी के हवाले से वो अवेयरनेस की कमी का है, बेशक सुंबल, आप आज एक भी है। इस मुआशरे के लिए ग्रां कदर खिदमात जो है सर अंजाम दे रही हैं। आपकी तमाम ही खिदमात और तमाम ही ख्यालात सर आंखों पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप आजकल क्या कर रही हैं करंटली, अपनी डिग्री के बारे में बताइएगा, प्लस आपके हॉबीज़ क्या हैं? मेरी डिग्री एमफिल रिसर्च बेस्ड डिग्री है लिंग्विस्टिक्स में, उसमें इनरोल्ड हूँ इस वक्त और रिसर्च का काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो पढ़ाने का कुछ काम चल रहा है FG कॉलेज में, मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे साथ साथ। और हॉबीज़ की जहाँ तक बात है तो बस मुझे मेरी एक ही हॉबी है, वो है ऑडियो बुक्स पढ़ना, जो कि अब शुक्र है कि हमें अवेलेबल है बड़े आराम से यूट्यूब पे, सब नहीं पर ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेरी वो हॉबी है किताब पढ़ना, दैट्स माय हॉबी। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आप बसारत से महरूम जो लोग हैं, जो स्पेसिफिकली आप उनकी तर्जुमानी कर रही हैं, आप इस वक्त एक ना सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी हैं और बज़ाते खुद आप एक कहानी है और अपने अंदर एक कुल कायनात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो आपको लोग देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोग बसारत से महरूम हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि ज़िंदगी में मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ज़रूर करते रहें। और एक ख़ास रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी वाइट केन सेफ्टी डे, सफ़ेद छड़ी का दिन भी गुजरा है, मैं अब ये क्वेश्चन आपसे करने वाली थी। तो अगर आप पूछना चाहती हैं तो आप पूछ लें पहले इसके हवाले से ना लोगों को अवेयरनेस दें। जी कोई ज़रूर। ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसे आप चंद एक टिप्स ट्रिक्स बताइए ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो भी इस बारे में जान सके, ना सिर्फ जान सके बल्कि इसका ना पास और भरम भी रख सकें। बहुत अच्छा सवाल है और यही मेरा पैगाम भी होगा कि सफ़ेद छड़ी बेसिकली एक अलामत बन चुकी है। ये अब सिर्फ एक टूल नहीं है जिससे कि नाबीना अफराद अपना रास्ता तलाश करते हैं, ये अब एक अलामत बन चुकी है उस सारी स्ट्रगल की जो आज तक लोग करते चले आए हैं एक इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, खुद मुख्तार आज़ाद अपने बलबूते पे काम कर पाना, मूव कर पाना, उसके लिए जो जिद्दोजहद है उसका एक सिंबल बन चुकी है सफ़ेद छड़ी। तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं जब बात करती हूँ मैं स्पेसिफिकली एक डिसेबिलिटी के हवाले से बात नहीं करती, मैं उसमें सब तरह की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। जो लोग
अपेरेंटली किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, जिन्हें हम नॉन डिसेबल्ड कहते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी सिखाएं। सफ़ेद छड़ी हो, व्हील चेयर हो, किसी की क्रच हो जिसे पकड़ के कोई चलता है, या कोई ऐसे लोग हैं जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, तो आप उन सब का एहतराम ज़रूर करें। ना तरस खाएं, ना उनको सुपीरियर समझें। मुझे स्पेशल पर्सन्स लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है, लेकिन चलें, ज़ुबान के अपने कवायद और ज़वाबित हैं, उसको हम आज नहीं डिस्कस करते। लेकिन ना तरस खाएं, ना सुपीरियर समझें, ना कमतर समझें। ना हम आपसे कमतर हैं कि हमें दिखाई नहीं देता या चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते, ना हम आपसे बरतर हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, चल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। हम आपकी तरह के ही इंसान हैं। हमारी ख्वाब, ख्वाहिशात, सोच, फ़िक्र, तकलीफ़, एहसास, सब कुछ आप लोगों की तरह का ही है, सब कुछ आप जैसा है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को सफ़ेद छड़ी से चलता देखते हैं तो कमेंट ना करें इस तरह के जो दिल को चुभे, और रास्ते से ठोकर लगवाने वाली चीज़ों को मेहरबानी करके हटा दें। बच्चों को सिखाएं कि कोई, अब हमदर्दी सिखाएं, ख़ास तौर पे तर्स को छोड़ें, हमदर्दी की तरफ आ जाएं। हमदर्दी ये है कि मैं भी आपके रास्ते में कोई चीज़ ना रखूं और आप भी मेरे रास्ते में कोई चीज़ ना रखें, हटा दें। और एहतराम, अब ये बात मैंने महसूस की और मैं कह देना चाहती हूँ, आई होप आप लोग इसको काटेंगे नहीं। यहाँ आते हुए भी मैंने महसूस किया कि ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। आप सोचें मिस आयशा कि अगर मैं व्हीलचेयर में होती तो मैं आप तक कैसे पहुँचती। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई एलिवेटर या रैंप है, पर मुझे नहीं मिला। देखें, ये है हमारी इनएक्सेसिबिलिटी का लेवल। हम किसी बैंक में चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं, किसी दफ्तर में जाना पड़ जाए, जो तो चल के चला जाएगा ठीक है, जो चलने से महरूम है वो नहीं जा सकेगा। उसकी व्हीलचेयर को 4 लोग आके उठाएंगे तो हो जाएगा। अब अगर मैं हूँ, मेरी केन है, रास्ते इस तरह के होंगे कि ठोकर लगने का हर कदम पे खतरा है, कितना मुश्किल है। तो आसानियाँ पैदा करें। पॉलिसीज़ तो तभी ठीक होंगी ना जब हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो अपने अंदर प्लीज़ सब्र पैदा करें। कोई वाइट केन वाला बंदा सड़क क्रॉस कर रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, मत हॉर्न दबाएं, रुक जाएं। अगर अपना रास्ता छोड़ के 2 कदम जाके किसी की मदद करनी पड़ती है रास्ता दिखाने में, तो करें। और मैं आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कह रही जो दुनिया में नहीं हो रहा, ये दुनिया में हो रहा है। डेवलप्ड वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारे काम हो रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो कहते हैं हम बड़े रहम दिल और नरम दिल लोग हैं। हमारे अंदर, मैं मानती हूँ कि हमारे अंदर इखलाक बहुत है, एहसास की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्लीज़ इखलाक ठीक है, पर एहसास भी पैदा करें। एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सुंबल सरवर, आज आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही आपने एक खूबसूरत बात की। हमारे अंदर इखलाकियात तो हैं, इंसानियत पे है, हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो एहसास है। आखिर हम कब महसूस करेंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती तरीन चीज़ जो है वो एहसास है। और एहसास के कभी भी तर्जुमे नहीं हुआ करते, ये दिलों और रूहों में बसता है। और दुनिया में हर चीज़ की एक ज़िद होती है, एहसास की ज़िद जो है वो बेहिस्सी है। और अगर हम इंसानी लेवल पर देखें, कोई इंसान बेहिस्सी करने पर उतर आए, अगर आप अपने सीने से निकाल कर दिल भी उसके कदमों में रख दें, तब भी उस बेहिस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एहसास ज़िंदा दिली की अलामत है, एहसास ज़िंदगी की अलामत है, एहसास ज़िंदा ज़मीर की अलामत है, जबकि बेहिस्सी आधी मौत है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि जिन माशरों में एहसास मर जाता है वो माशरे मर जाते हैं। और इंसान की अगर मौत हो भी जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एहसास मर जाए तो पूरा माशरा मर जाएगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप में भी कोई टैलेंट छुपा है और आप हैं मौके की तलाश में, तो आप मुझसे और मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टैलेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल और अपने प्यारों का रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।